इस देश के जनमानस के अधिकारों को, मूल अधिकारों को बचाने का आंदोलन है। वो आंदोलन तब तक चलेगा जब तक उसका लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लिया जाएगा। और लक्ष्य है बहुत सीधा, इस देश से ईवीएम को पूरी तरह से जब तक उखाड़ के नहीं फेंक दिया जाएगा, जब तक बीजेपी को पूरी तरह से उखाड़ के नहीं फेंक दिया जाएगा, ये आंदोलन तब तक चलेगा, बिना रुके, बिना डरे, बिना थके, पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ। और ये आंदोलन जन आंदोलन का रूप लेगा और हमारी पूरी ताकत रहेगी, पूरी कोशिश रहेगी कि अगर ये जन क्रांति में भी बदल जाए तो बहुत अच्छा, ताकि लोग अपने हक को समझें और लड़ाई के लिए आगे आए। तो इलेक्शन कमीशन ने जो दबाव दिया, उसने कहा कि हमने BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और ECIL इन दोनों कंपनियों से 10-10 लाख ईवीएम खरीदी। यही RTI में यही सवाल जब पूछा गया उन कंपनियों से, तो उन कंपनियों ने कहा कि हमने लगभग 20-20 लाख ईवीएम उनको बेची, उनको दी इलेक्शन कमीशन को। स्वागत है आपका नेशन दस्तक में। मैं हूं आपके साथ फरीन सैफी। जिस तरह से ईवीएम को लेकर गड़बड़ी सामने आ रही है, उसी चीज़ पे बात रखने के लिए हमारे साथ है भानु प्रताप सिंह, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं। उनसे पूछते हैं जो इन्होंने ये आंदोलन खड़ा करा है वो कहाँ तक जाएगा और कितना सफल हो पाएगा। सर, ये जो आपने आंदोलन की शुरुआत की है कि जो ईवीएम है उससे सरकार है वो सत्ता में आ रही है, तो जो बहुजन समाज है वो 85% इस देश में है। कहीं ना कहीं वो लोग भी हैं जो बीजेपी के साथ देते हैं, वरना इतनी बड़ी संख्या में होने के बाद वो जब भी अपनी सत्ता कायम नहीं कर पाती। नहीं, देखिए, जो लोग बीजेपी का साथ देते हैं या बीजेपी के हाथ की कठपुतली बन जाते हैं, मैं कहूँगा कि वो लोग बहुजन समाज तो नहीं है कम से कम, तो उनको एक साइड में करते हैं। बाकी जिस बहुजन समाज की बात कर रहे हो, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उस बहुजन समाज के अंतर्मन को इतना झकझोरें, उसको इतना कन्विंस करें तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ, सच्चाई के साथ, कि वो हमारे साथ इस आंदोलन में खड़ा हो जाए, कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर साथ चले। और जहां तक रही आंदोलन कहां तक चलेगा, जो आंदोलन अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाने वाला आंदोलन है, जो आंदोलन इस देश के संविधान को बचाने वाला आंदोलन है, जो आंदोलन इस देश के लोकतंत्र को बचाने का आंदोलन है, इस देश के जनमानस के अधिकारों को, मूल अधिकारों को बचाने का आंदोलन है, वो आंदोलन तब तक चलेगा जब तक उसका लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लिया जाएगा। और लक्ष्य है बहुत सीधा, इस देश से ईवीएम को पूरी तरह से जब तक उखाड़ के नहीं फेंक दिया जाएगा, जब तक बीजेपी को पूरी तरह से उखाड़ के नहीं फेंक दिया जाएगा, ये आंदोलन तब तक चलेगा, बिना रुके, बिना डरे, बिना थके, पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ। और ये आंदोलन जन आंदोलन का रूप लेगा और हमारी पूरी ताकत रहेगी, पूरी कोशिश रहेगी कि अगर ये जन क्रांति में भी बदल जाए तो बहुत अच्छा, ताकि लोग अपने हक को समझें और लड़ाई के लिए आगे आए। केंद्र जो सरकार है बीजेपी, उसका हमेशा से आरोप रहता है, जहां पर हम लोग जीत जाते हैं वहां पर बोला जाता है कि ईवीएम की वजह से जीत गए, जहां पर हार जाते हैं वहां पर जनता ने हरा दिया। नहीं, ये उनका आर्गुमेंट है और ये झूठा आर्गुमेंट है। जहां की वो बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार से बहुत सीधा सीधा पूछा जाए, यही वो केंद्र सरकार है, भाजपा की सरकार है। इसके 2 एमपीओं के नाम बताता हूं, सुब्रमण्यम स्वामी और जीवीएल नरसिम्हा। सुब्रमण्यम स्वामी ने चुनाव आयोग के खिलाफ, ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला, जिसका जजमेंट आया 8 अक्टूबर 2013 को। जो केस है सुब्रमण्यम स्वामी बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और उस केस में बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता। एक स्थिति तो यह है। दूसरी, इसके अलावा जो और बहुत सारी चीजें हैं, उन सबको जब हम साथ में लेकर चलते हैं तो हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो भाजपा कह रही है कि जब हम जीत जाते हैं, क्या भाजपा को दिखाई नहीं देता? क्या इलेक्शन कमीशन को दिखाई नहीं देता? ये जो ईवीएम मशीनें हैं कैसे ट्रकों में पाई जा रही हैं, गाड़ियों में पाई जा रही हैं, कचरे के ढेर में पाई जा रही हैं, कहां से हैं ये? बनारस में दीवार तोड़कर ईवीएम चोरी की गई, कहां से हैं ये? जो लगभग 19 लाख ईवीएम गायब हैं, जो ज्यादा बनी हैं, और वो कैसे हैं कि बॉम्बे के एक आरटीआई एक्टिविस्ट मनोरंजन राय
उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन डाला हुआ जो अभी भी पड़ा हुआ है, जिसके लिए हम 2019 से लगातार बता रहे हैं, जिसमें उन्होंने आरटीआई डायल के पूछा था कि 2014 से पीछे के 15 सालों में इलेक्शन कमीशन ने किस कंपनियों से कितनी ईवीएम खरीदी। तो इलेक्शन कमीशन ने जो जवाब दिया, उसने कहा कि हमने BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और ECIL इन दोनों कंपनियों से 20 जो हमने 10-10 लाख ईवीएम खरीदी। यही आरटीआई में यही सवाल जब पूछा गया उन कंपनियों से, तो उन कंपनियों ने कहा कि हमने लगभग 20-20 लाख ईवीएम उनको बेची, उनको दी इलेक्शन कमीशन को। तो जो अंतर आया एग्जैक्ट फिगर में अगर आपको बताऊं, इस समय मुझे ध्यान नहीं, एग्जैक्ट फिगर आई है 19 लाख के लगभग। वो ईवीएम कहां है, इसका जवाब आज तक नहीं है। तो ये जो ईवीएम इधर उधर मिलती हैं या जिन मशीनों को इस्तेमाल किया जाता है घपले के लिए, मैनिपुलेट किया जाता है, जिनकी गिनती होती है, ये वही ईवीएम तो नहीं है। इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए, दिया नहीं है। बीजेपी भी ने भी जवाब नहीं दिया है। और एक बार नहीं कितनी बार हरियाणा में चुनाव था तो बीजेपी का नेता कह रहा था कि जब तक ईवीएम में हम जीतेंगे कोई हरा नहीं सकता। आप सबने देखा था। इसी बार बरेली में जो है उसने कहा कि 200 ईवीएम बदल दी गई हैं, ईवीएम है जब तक हमें कोई हरा नहीं सकता। तो जब बीजेपी के नेता कह रहे हैं, और दबी जुबान में तो वो कहते ही हैं, जब रिकॉर्ड हो जाता है तो वो सामने आ जाता है इसका जवाब बीजेपी के पास में कि जब हार जाते हैं। बीजेपी इस ईवीएम को बचाने के लिए इस तरह से खेल करती है कि साधारण व्यक्ति उसे समझ नहीं पाता। मैं इस खेल का नमूना एक आपको बताऊंगा, मेरी बात को आप शायद अदरवाइज लेंगे, ये आप कहेंगे कि ये भी आप कल्पना कर रहे हैं, पर सच इतना कड़वा है कि आप पचा नहीं पाएंगे लोग। इसी चुनाव में चुनाव हुआ है पंजाब में, आपने देखा ईवीएम का माध्यम से कितनी खूबसूरत से आम आदमी पार्टी को वहां सत्ता में ला दिया गया। ईवीएम का खेल है वो, सब लोग इधर उधर रहे और ईवीएम के खेल से वहां आम आदमी पार्टी को सत्ता में। आप सवाल पूछेंगे कि आम आदमी पार्टी ने ऐसा क्या किया पंजाब में जो वहां सत्ता में आ गई? वो क्या उसने नौकरी दी? नहीं। क्या उसने कोई और लोगों के लिए, जनता के लिए काम किया? नहीं। यही आम आदमी पार्टी थी कि दिल्ली में जब जो सर्दियों के दिनों में खूब कोहरा होता, घना वो होता है, धुंध छाई जाती है, तो उसका आरोप पंजाब वालों पर लगाते थे। यही है ना, यही आम आदमी पार्टी थी जिसने जो कृषि कानून है सबसे पहले उनको नोटिफाई किया, यानी किसानों के विरोध में काम किया। तो पंजाब इतनी बड़ी ताकत से इनके साथ में कैसे हो सकता? 117 में से 92 सीट उन्हें जीत के दे सकता है? नहीं दे सकता। दूसरा, जो उनके मुद्दे थे आम आदमी पार्टी के कि 300 यूनिट फ्री, चन्नी जो 4 महीने मुख्यमंत्री रह रहे हैं उन्होंने कर भी दी। इन्होंने तो घोषणा ही करी, उन्होंने कर दी। उन्होंने कहा कि पुराने बिजली बिल माफ करेंगे, उसने माफ कर दिए। उन्होंने कहा कि जो टेम्परेरी परमानेंट करेंगे उसने कर दिए। जितनी भी घोषणाएं इन्होंने की वो तो उसने लागू कर दी। तो वोट किसको मिलनी चाहिए थी? उसको। लेकिन वो 2 सीट से हार गए चन्नी, और आम आदमी पार्टी 92 सीटों पर जीत के आ गई। तो आपको समझ में नहीं आता कि खेल क्या है? बड़े मजे से बीजेपी ने, आरएसएस ने ईवीएम में घोटाला करके वहां आम आदमी पार्टी को स्थापित कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि बीजेपी को मालूम है, आरएसएस को मालूम है, देश की 80% से ज्यादा आबादी बीजेपी के विरोध में है। मात्र 15-20% लोगों का ही समर्थन उनको मालूम है, हासिल है। तो ये जो लोग उनके विरोध में हैं, ये किसी भी तरह से कहीं ऐसी जगह ना हो जाए जहां से बीजेपी को खतरा हो जाए, इसलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ा दिया। और आप देखेंगे उसी दिन से कहना शुरू कर दिया, रिजल्ट भी नहीं आए थे पूरे, कि भैया अब तो जो बीजेपी को टक्कर कौन दे सकता? केजरीवाल ही दे सकता है, आम आदमी पार्टी दे सकती है। मतलब जिसका कोई रोल नहीं है वो टक्कर दे सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बीजेपी आए सत्ता में तो भी उनके हाथ में सत्ता, और आम आदमी पार्टी आए सत्ता में तो भी उनके हाथ में सत्ता। और इस आम आदमी पार्टी की जो है पैदाइश कहां से? अन्ना हजारे के आंदोलन से। अन्ना हजारे का आंदोलन किसका था? आरएसएस का और बीजेपी का। सारा पैसा, सारी सपोर्ट, सारे लोग, सारा मीडिया, सब कुछ उनके द्वारा प्रोवाइड कराया गया। तो जो उनके लोग हैं उन्हीं लोगों की पार्टी को स्थापित किया गया। मतलब या तो मोदी और या फिर केजरीवाल, दोनों के दोनों, चाहे तो पक्ष में बैठ जाए चाहे विपक्ष में बैठ जाए, गेम जो रहना है, गेंद जो रहनी है, दोनों आरएसएस और बीजेपी के हाथ में रहनी। मतलब आप बोले जो आम आदमी पार्टी है वो बीजेपी की ही पार्टी है? बीजेपी की बीटी में मैं तो कह रहा हूं आरएसएस का एजेंट है वो। मैंने तो कहा, लोगों को खूब खुल के कहा, अभी कह रहा हूं आरएसएस का एजेंट है वो। और उसने खुद भी कहा हम तो जनसंघी रहे, हम तो पुराने, वो तो कहता है। तो इस बात को समझने की जरूरत है। और मुझे एक सवाल बता दो, मैं पूछता हूं, 92 सीटों पर जीत के आए 5 लोगों को वहां से भेजा जा रहा है राज्यसभा में। कौन है 5 लोग? 5 के 5 सवर्ण हैं। यानी वोट तो चाहिए आपको
गरीबों के फोटो लगाओगे बाबा साहब का, ताकि 35% आबादी जो वहां पे उनकी है एससी की, उसको मूर्ख बनाया जा सके, और भगत सिंह जी का फोटो। लेकिन जीत के जब आओगे तो राज्यसभा में कैसे भेजोगे? बनिए को भेजोगे, ब्राह्मण को भेजोगे, ठाकुर को भेजोगे, मतलब सवर्णों को वहां भेजोगे, वोट उनका लोगे, मूर्ख उन्हें बनाओगे। समझ में नहीं आ रही? सारी चीजें समझ में आ रही हैं। मतलब प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, वोट तो एससी एसटी का बहुजनों का ले लेंगे, लेकिन जो अपने आदमी उन्हें संसद में भी। मैं बता रहा हूं ना, वो बड़े तरीके से मूर्ख बनाते हैं। लेकिन जहां सत्ता है, सत्ता की मलाई जहां है, वहां केवल और केवल सवर्ण समाज के लोगों को ही भेजा जाता है, उन्हीं को भेजेंगे। जैसे आपने देखा दिल्ली में जीत के आए, तो दिल्ली से जो 3 लोग जीत के उन्होंने भेजे उसमें, वहां पे विधान उसमें राज्यसभा में, कौन थे वो तीनों? 2 बनिए थे और 1 ठाकुर, और कौन था? ये सारी चीजें समझने की जरूरत है। जिस तरह से ईवीएम में गड़बड़ी की वीडियोस भी आ रही हैं और काफी जगह पर पकड़ी भी गई हैं, तो आपको लगता है कि ये सब चीजें तो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी होंगी, तो आपको लगता है कि जो आप ये आंदोलन खड़ा करेंगे या सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालेंगे, सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा? नहीं, हमें मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा, इसलिए हम, क्योंकि अनुभव बहुत है, हम सारी चीजों को जानने, हमें कब कौन सा कदम उठाना है वो हम आने वाले समय पर बताएंगे और उठाएंगे। अगर हमें अदालत जाना है तो कब जाना है ये भी हम निश्चित करेंगे, सब साथियों को बताएंगे। हवा में कुछ नहीं होगा। हम बहुत घाव खाए हुए हैं, हमने अदालतों को भी देखा है, सरकारों को देखा है, दलाल और गुलाम मीडिया को भी देखा है, और जो लोग देशभक्ति की बात करते हैं उनको भी देखा है। हमें पूरा अनुभव है, हम बहुत सोच समझ के सारे कदम उठाएंगे। कब कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किसके सामने कैसे बात रखनी है, किसको घेरना है, वो सारी चीजें आने वाले समय में तय करके बताएंगे। जब चुनाव हो रहे थे उस टाइम पे जो आपके गठबंधन पार्टी थी सपा, उसको भी पता था कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, लेकिन वो जब भी कुछ नहीं कर पाई। नहीं, अब हम देखिए, चुनाव के बाद में हम लोग, अब आज का हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया, हम माननीय अखिलेश यादव जी से भी मिलेंगे, जयंत चौधरी जी से और ओम प्रकाश राजभर जी से भी मिलेंगे, बाकी और भी जो नेता हैं जो बहुत एक्टिव रहे हैं उनसे भी मिलने का प्रयास करेंगे, उन्हें कन्विंस करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस आंदोलन में साथ दें। भविष्य बताएगा कि क्या होता है। सर, जब ईवीएम में गड़बड़ी है तो फिर आपकी रिक्वेस्ट करने की क्या जरूरत है? उन्हें खुद आपके साथ होना चाहिए। नहीं, होना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं है तो एक बार बात करने में दिक्कत क्या है? तो इसलिए हम बात करेंगे भाई। अगर वो साथ नहीं है तो कहीं ना कहीं मतलब वो मान चुके कि ईवीएम में गड़बड़ी है, वो ठीक नहीं हो सकती। नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि वो मान चुके हैं कि गड़बड़ी है वो ठीक नहीं हो सकती, मैं इस बात को नहीं कह सकता। मैं नहीं जानता, जब तक बात नहीं कर लूं उनसे, तब तक मैं कैसे कह सकता हूं कि उनके मन में क्या है, क्या उनकी दिक्कतें हैं, और कब वो इस रास्ते पे आना चाहेंगे या नहीं आना चाहेंगे, ये उनसे बात करके ही पता लगेगी। जैसा मेरा सवाल ये है कि चुनाव के नतीजे भी आ गए, मुख्यमंत्री की शपथ भी ले ली योगी आदित्यनाथ ने, तो इतने टाइम बाद ही क्यों याद आया कि ईवीएम में गड़बड़ी थी? क्योंकि वीडियो तो उस टाइम पे भी आ रही थी। नहीं, टाइम पे नहीं, अगर आप देखेंगे तो जिस दिन ये सब कुछ हुआ था, हमने उसी दिन, अगर आप मेरी बात करो तो मैंने जिस दिन पहले फेज की चुनाव वो वोटिंग होनी थी 10 फरवरी को, मैंने 9 फरवरी की रात को 11-12 बजे एक वीडियो बना के डाला। जैसे इन्फॉर्मेशन मुझे मिली कि ईवीएम में गड़बड़ी होनी है, कहाँ कहाँ किन किन जिलों में होनी है, वो सारा मैंने वीडियो, हमारा एक यूट्यूब चैनल है RJSP भारत का सच, उस पर मैंने डाला है, उस पर पड़ा हुआ है। तो हमने ऐसा नहीं कि अभी बात, हम उससे पहले भी 6 महीने पहले सिग्नेचर कैंपेन चला रहे थे, लोगों ने साथ नहीं दिया, इसकी वजह से वो पूरा जो उसमें हमें लक्ष्य लेके चले थे वो हासिल नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही अब ये हुआ है, हमने तब भी कहा और उसके बाद से हमने आंदोलन शुरू किया है। उम्मीद करते हैं सब लोग इसमें साथ देंगे, उनके पास जाएंगे, बात करेंगे, देखते हैं कभी भविष्य में क्या होता है। जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो कहीं ना कहीं सरकार का दबाव है सुप्रीम कोर्ट में, या फिर वो सुनना ही नहीं चाहता? नहीं, मैं तो देखिए, कई चीजें हो सकती हैं, सरकार का दबाव भी हो सकता है, लेकिन मेरे लिए सवाल यह है कि जो चीजें आपको दिख रही हैं, आम आदमी को दिख रही हैं, देश में दुनिया भर में दिख रही हैं, वो चीजें सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को या उनके जजेस को क्यों नहीं दिख रही हैं? वो ईवीएम की जो मशीनें पाई जाती हैं, जो वीडियो इतनी चल रही हैं, वो उन्हें कैसे नहीं दिखाई दे रही जब हमको दिखाई दे? तो मुझे इस बात का दुख है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हमें कैसे कदम उठाना पड़ेगा, हम उस हिसाब से कदम उठाएंगे। जैसे जो रंजन गोगोई थे, चीफ जस्टिस रहे हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के, वो अपनी बुक में लिखते हैं जस्टिस फॉर दी जज में कि जब बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ उसके बाद वो जो जितने भी जस्टिस सब बियर पार्टी करने गए, तो क्या ये सब जो था ये पहले से तय करके रखा हुआ था कि ऐसा फैसला देना है और उसके बाद ऐसा पार्टी करनी है? जिस व्यक्ति ने इस देश के साथ में धोखा किया,
और जो केवल एक एमपी की सीट पर बिक गया देश का चीफ जस्टिस होते हुए, उसे कहां यह नैतिक अधिकार है कि ये किताब लिख के ये बात कहे? अरे पहले अपना ईमान अपने गिरेबान में झांक के देखो, तुम्हारा ईमान मर चुका है, तुम बिक चुके हो, उसके बाद तुम ये बात कह रहे हो। उन्हें कोई हक नहीं है, और उन्होंने जो भी बात कही है मैं समझता हूं उसका कोई अर्थ नहीं है। बात कोई ये व्यक्ति ईमानदार हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो देश के विषय में सोचता हो, इस देश के संविधान और लोकतंत्र के विषय में सोचता हो, देश की जनता के विषय में सोचता हो, उसके लिए अगर किसी ने ईमानदारी से काम किया हो, उसने कुछ कहा हो तो उस पर चर्चा भी की जाए। जो आदमी सब कुछ अपना गिरवी रख के एक सीट के लिए बिक गया, उसकी बात पे क्या बात करनी है? मतलब जो कोर्ट है उसके अंदर स्वार्थी लोग हैं उसके अंदर, कि जो सरकार बोलेगी वैसा फैसला देंगे, फिर उन्हें राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाएगा। देखिए, दिक्कत यह है कि अदालतों को इतने अधिकार दिए हैं कि देश के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के लोगों को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इतनी पावर है हाई कोर्ट जजेस को, सुप्रीम कोर्ट जजेस को, सुमोटो एक्शन ले सकते हैं। पर अगर वो नहीं ले रहे हैं तो ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, और देश की जनता को सोचना पड़ेगा कि आखिर हम कैसे देश में रह रहे हैं, कैसा हमारा प्रजातंत्र है, कैसी न्यायपालिका है कि जिसको ये सब अन्याय और अत्याचार खुलेआम हो रहे हैं और दिखते नहीं हैं। सोचना पड़ेगा। जैसे बीजेपी सरकार के एक गुरु हैं जिन्हें बाबा रामदेव, वो पहले बोलते थे कि पिछली सरकारों में अगर सरकारें आती हैं तो 30 रुपये लीटर के करीब पेट्रोल होना चाहिए, लेकिन जब कोई पत्रकार उनसे पूछता है कि अब जो पेट्रोल की कीमतें 100 के पार जा चुकी हैं, तो वो बोलते हैं कि मैं इस पर जवाब नहीं दूंगा, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तो इन लोगों की सरकार चल रही है। बिल्कुल इन लोगों की सरकार चल रही है। और गुरु जो प्रधानमंत्री है वो भी बनिया है, और जो उनका गुरु बना रहे हो वो बाबा का लाला रामदेव है, वो भी बनिया ही है। भाई वो तो व्यापारी है। तो सारे के सारे कौन है, इस बात को आप समझ रहे हो। दूसरी बात, अगर मीडिया को ये बात करें हैं कि अपने जो बोले गए हैं, मतलब उसमें इतना अहंकार, इतना उसको अपने आप पर कॉन्फिडेंस है कि मैं कुछ भी बोल दूंगा, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो मैं समझता हूं मीडिया वालों को खोजी पत्रकारिता का जो उन्होंने कोर्स किया है, सीखा है, उसका इस्तेमाल करते हुए खोजो कि पतंजलि में और इस लाला रामदेव में कहां कहां गड़बड़ घोटाले हैं। सबको निकाल के लाओ, दुनिया के सामने करो, नंगा कर दो उसको। बिल्कुल करना चाहिए, चुनौती लो। आप लोग चुनौती लेकर उसको करो नंगा दुनिया के उसमें। अच्छा, जैसे भी एक दलित की हत्या कर दी जाती है राजस्थान में, जितेंद्र मेघवाल, उस पर कार्रवाई नहीं होती, जबकि यहाँ तो बीजेपी सरकार भी नहीं है, दूसरी सरकार है, उसके बावजूद भी जो बहुजन समाज है वो कहीं ना कहीं पिछड़ गया है, और उसमें उसकी खुद की भी गलती है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में होने के बावजूद वो अपनी सरकार नहीं बना पा रहा। देखिए, ये तो गलती आपने बताई थी कि इतनी बड़ी संख्या में होकर भी अपनी सरकार नहीं बना रहा। दूसरी बात यह है कि जब तक मारना नहीं सीखोगे, जब तक मारना नहीं सीखोगे, तब तक तुम्हें कोई जीने नहीं देगा। मैं एक उदाहरण देता हूं, इसको समझने की कोशिश करना। बार बार ये उदाहरण देता हूं। हमारे गांव में हमारे चाचा जी की 1970 के आसपास की बात है, चाचा जी की शादी होनी थी। चाचा जी मेरे चीफ इंजीनियर से रिटायर हुए, अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी शादी होनी थी। हमारे गांव में जो विरोधी लोग हैं, दबंग लोग हैं, उन्होंने कहा कि भाई किसी भी हालत में घुड़चढ़ी नहीं होने देंगे। शादी से पहले जाते हैं ना, घोड़े पे चढ़ के पूरे गांव में घूमते हैं, तो होने नहीं देंगे। जगह जगह टीम बना ली। हमारे पिताजी और हमारे ताऊ जी दोनों गए एसपी के पास। उस समय एसएसपी नहीं होता, एसपी होता था, एसपी बुलंदशहर। और उसको सिर्फ इतना ही कहा था, हमारे भाई की शादी है कल, और लोगों ने कहा है कि हम घुड़चढ़ी नहीं होने देंगे। हमारे घर में, हमारे रिश्तेदारी में 7-8 राइफल हैं। जो भी घुड़चढ़ी रोकने की कोशिश करेगा हम गोली मार देंगे, जिम्मेदारी आपकी। एसपी ने एक ट्रक भर के फोर्स भेजी, फौज भेजी पूरी। आए, धड़ल्ले से घुड़चढ़ी हुई, और उसके बाद कोई भी घुड़चढ़ी हमारे गांव में रुकती नहीं है। आप डरते रहोगे, दबते रहोगे, आपको दबाया जाएगा। जब तक मरना और मारना नहीं सीखोगे, तब तक इन चीजों से आप निजात नहीं मिलेगी। सरकार किसी की आ जाए, फिर कह रहा हूं, चाहे कांग्रेस की आ जाए, चाहे बीजेपी की हो, चाहे समाजवादी पार्टी की हो, चाहे बीएसपी की हो, चाहे आम आदमी पार्टी की हो, चाहे किसी की भी सरकार हो, तुम्हारे लिए कोई नहीं बैठा तुम्हारे दुख दर्द को दूर करने के लिए, तुम्हारी सुनने के लिए। वो तो तुम्ही को सुननी पड़ेगी, तुम्ही को इकट्ठा होना पड़ेगा। जब तक नहीं होगे तब तक यही हाल होगा। तो मेरा तो यही संदेश है। और एक उदाहरण और बताता हूं, ऐसी कई जगह ये घटनाएं हुई
इन घटनाओं में हुआ क्या कि मैं कई जगह गया, लोगों से बात की, सुना, समझा, उनको सारी चीजों को कानूनी रूप से मैंने समझाया, बहुत अच्छी तरह से समझाया और उन्हें कहा मैंने, सारी कानूनी मदद दी। लेकिन हुआ क्या उसके बाद में कि मैं तो समझा के आया हूं, मेरे जाने के बाद ही अगले दिन या उससे अगले दिन हमारे ही समाज के दलाल उसमें घुस गए और उन्होंने उनको पता नहीं क्या समझाया, उनकी बात समझ में आ गई, मैं जो बता के आया वो नहीं समझ में आई और उसके बाद में पैसे लेके समझौता कर लिया, कहानी खत्म हो गई है। ये भी समाज को सोचना पड़ेगा। कई जगह के उदाहरण हैं ऐसे में, उत्तर प्रदेश भी है, हरियाणा भी है और भी बहुत जगह हैं। मैं जो सच है वो कहता हूं, इसलिए आपको समझा रहा हूं, इस चीज को समझो। ये स्थिति है। मतलब जो लोग हैं बहुजन समाज, वो खुद ही अभी समझना नहीं चाहता, सोए हुए हैं। तो जो आपका आंदोलन है, किस तरह से उन्हें जागरूक करने की कोशिश करेंगे? जगाएंगे, झकझोरेंगे, उन्हें पकड़ के हिलाएंगे, उठाएंगे खाट पर से, भाई सोया काय को रहा है, उठ भाई, खड़ा हो, साथ में चलना पड़ेगा। उसके दिमाग में जो बातें हैं सही सबूतों के साथ, फैक्ट के साथ में घुसाएंगे, उसे कानून बताएंगे, सब चीज पूरी जगाने की कोशिश करेंगे। विश्वास है मुझे लोग जागेंगे, और फिर भी नहीं जागते हैं। सोच ही रखा है कि मरना ही है और आने वाली पीढ़ी को भी तबाह होते हुए देखना, तो कोई क्या कर सकता है? करते रहो आप। हमारा काम है जगाना, अपना काम करते रहेंगे। जाग जाएंगे लोग तो निश्चित रूप से गंदगी साफ हो जाएगी, नहीं जागेंगे जो होना होगा। जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ, पूरे जन सैलाब था उन लोगों के साथ, लेकिन जो बहुजन समाज है, जैसे मैं दोबारा बोलना चाहूँगी कि वो सोया हुआ समाज है, वो अभी जागरूक नहीं है कि उन लोगों के साथ क्या हो रहा है। तो आपको लगता है कि जो जब चुनाव आते हैं तो सरकार किसान आंदोलन के जो बिल थे वो वापस ले लेती है, तो आपको लगता है कि जबकि लोग भी आपके साथ नहीं है तो सरकार तक आप अपनी बात पहुँचा पाएंगे? आप नेशनल दस्तक से हैं ना, आप लगातार, माननीय शंभू जी लगातार लोगों को झकझोर करने की बड़ी कड़वी कड़वी बात बोलते हैं, कैड़ी कैड़ी, समझे ना जी, अंदर तक झकझोरते हैं। मैं भी वही कोशिश कर रहा हूँ। रही लोगों की बात, तो आप हॉल में थे, देखा पूरा हॉल भरा हुआ था, लोग 6 घंटे तक बैठे रहे, सुनते रहे बात। इस बात का प्रमाण है कि लोग समझ रहे हैं कि दिक्कतें क्या हैं, वो दिक्कतें कैसे दूर होंगी, ये आंदोलन उसको एक आधार प्रदान करेगा। उसके लिए लोग जग रहे हैं, सब कभी भी नहीं जग पाएंगे, पर मैं फिर भी कह रहा हूं कि अगर 1% लोग जग गए, और मैं दावे के साथ कहता हूं आपको, हम और हमारे सारे साथी 1% लोगों को जगा के खड़ा कर देंगे। और जिस दिन 1% लोग जग गए, उस दिन जो लोग तुम पर अत्याचार कर रहे हैं, मुट्ठी भर लोग, इस देश की धरती कम पड़ जाएगी उन्हें भागने के लिए, मैं दावे के साथ करूंगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ भानु प्रताप सिंह, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने साफ साफ बताया जो बहुजन समाज है वो अभी तक सोया हुआ है, उसे झकझोरने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो अपने अधिकारों के लिए खड़ा नहीं होगा तो ऐसे ही पिटता रहेगा। जब तक अपने अधिकार उसे नहीं पता होंगे, इतनी बड़ी संख्या में होने के बावजूद भी वो अपनी सत्ता में अपनी जो सरकार है वो काबिज नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि उनमें ऐसी क्या कमी है जो वो सरकार को, सत्ता को अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे, उसे नहीं पलट पा रहे। मैं फरीन सैफी, कैमरामैन आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।